हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 15 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पिछले वीडियोस तक हमने चैप्टर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 15 करने वाले हैं जो कि शीर्षक है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 15 जो कि है आधुनिक भारत। पहला पॉइंट कहता है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से। जैसे कि पहला पॉइंट में है किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। किसने घोषणा की थी? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। तो याद रखेंगे लाल थे, हरा थे और पीला थे उस समय। और उस समय क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। ठीक है ना। याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट किया जाने वाला। अगला पॉइंट कहता है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो याद रखेंगे अवध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगला पॉइंट कहता है बंगाल का जो पहला विभाजन वर्ष है वो 1905 में हुआ था। याद रखेंगे 1905 में ही बंगाल विभाजन किया गया था। आगे पॉइंट कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी भारत माता की असली तस्वीर। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। स्वतंत्रता पूर्व जो भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। तो स्वदेशी आंदोलन में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन। अगला पॉइंट कहता है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। तो औपचारिक घोषणा कब की गई थी स्वदेशी आंदोलन की? वो थी 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है ना। याद रखेंगे। अगला पॉइंट कहता है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं को दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? तो उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कपिली। ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक और रतन टाटा सर। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है कौन सा आंदोलन जो लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन जो है वो लाल बाल पाल तीनों के द्वारा शुरू किया गया था। आगे पॉइंट कहता है किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले की थी, दो जो महात्मा गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट पे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुई थी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। आगे अगले पॉइंट कहते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति। ठीक है ना। इसलिए बंगाल विभाजन को किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का आवंटन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। तो याद रखेंगे चरखा। चरखा पहले था, वो राष्ट्रीय चिन्ह भी था। आगे बढ़ते हैं विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल जो है विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। और उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो याद रखेंगे लाल मतलब बाल मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय और पाल मतलब होता है विपिन चंद्र पाल। ठीक है ना। तो लाल बाल पाल ये तीनों के तीनों नाम याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मुस्लिम लीग की ओर। मुस्लिम लीग के बारे में जानेंगे पूरा आधुनिक भारत में।
मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग ने कब पारित किया था? 1940 में पारित किया था। ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग से। आगे अगले पॉइंट में कहता है सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी सीधी कार्यवाही दिवस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो याद रखेंगे 1933 में पाकिस्तान को नाम दिया गया था। आगे पॉइंट कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुए थे? तो याद रखेंगे बांग्लादेश में हुए थे। इसका एक शहर है ढाका। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1906 में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला पॉइंट में है उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। तो किसने नाम दिया था? याद रखेंगे चौधरी रहमत अली। इसी ने ही पाकिस्तान का नाम दिया था। ठीक है ना, याद रखेंगे पहली बार। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? याद रखेंगे बादो और छोड़ो, ये नारा दिया गया था 1943 के कराची अधिवेशन में। ठीक है ना, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे दिल्ली दरबार के बारे में। दिल्ली दरबार क्या है? तो दिल्ली दरबार में 1911 में किंग जो जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित दिल्ली कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? 1911 में। कब किया जाएगा? 1911 में जॉर्ज पंचम ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगला पॉइंट कहता है ब्रिटिश भारत 1773 से लेकर 1911 की राजधानी थी, कौन सी थी? तो याद रखेंगे कलकत्ता थी हमारी राजधानी। पहले दिल्ली से पहले हमारी राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। याद रखेंगे। आगे अगला पॉइंट कहता है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? याद रखेंगे जॉर्ज पंचम ने रखी थी। जॉर्ज पंचम ने ही दिल्ली की आधारशिला रखी थी। याद रखेंगे जॉर्ज पंचम इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट कहते हैं जो जॉर्ज पंचम था वो क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो याद रखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। किसकी याद में? क्वीन मेरी की याद में। किसने बनाया था? जॉर्ज पंचम ने। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं किस वर्ष में तत्कालीन शाहशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? याद रखेंगे 1911 में ही जॉर्ज पंचम ने ऐलान किया था कि दिल्ली को हमारी राजधानी बना दिया जाए। पहले कोलकाता थी, अब दिल्ली बना दिया जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं मुस्लिम लीग, दिल्ली दरबार, उसके बाद होम रूल आंदोलन के बारे में। होम रूल लीग ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। याद रखेंगे होम रूल लीग से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो याद रखेंगे एनी बेसेंट जो थे वो होम रूल लीग की स्थापना किए थे। एनी बेसेंट सबसे पहले जाना जाता है। आगे 1915 से लेकर 1916 में स्थापित होम रूल लीग किसको सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए काम करती थी होम रूल लीग। ठीक है ना, उसके बाद भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारत के व्यक्ति थे और एनी बेसेंट विदेशी में से सबसे पहले थे। एनी बेसेंट जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे। याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं होम रूल लीग से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, इसके बारे में कुछ जानेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन के पॉइंट कहते हैं क्रांतिकारी जो संगठन है नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थी जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। किसने की थी? याद रखेंगे भगत सिंह ने की थी, बहुत ही युवा उम्र में। अगला पॉइंट कहता है कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के नेता थे? तो याद रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट के। याद रखेंगे। आगे अगला पॉइंट कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो याद रखेंगे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे, इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में जाके बम फेंक दिया था। ठीक है ना, याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। लाला लाजपत राय का निवास स्थान क्या है? पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन जाता है। लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब से संबंध रखते हैं, याद रखेंगे। उनका निवास स्थान पंजाब है। आगे अगला पॉइंट कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो याद रखेंगे सरदार उधम सिंह ने 40 साल बाद उसको मार दिया था। सरदार उधम सिंह जी थे जो जनरल डायर को 40 साल बाद मार दिया था, ठीक है ना। उसका जिम्मेदार जनरल डायर ही था। आगे अगला पॉइंट कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है भिखाजी कामा द्वारा, मैडम भिखाजी कामा द्वारा कब और कहाँ फहराया गया था सबसे पहली बार? तो याद रखेंगे सबसे पहले मैडम भिखाजी ने फहराया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। कब फहराया था? 1907 में। और कहाँ पे? तो जर्मनी में, ठीक है ना। याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट। और किसने भी किया था यह भी पूछा जाता है, तो मैडम भिखाजी ने किया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट कहता है 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो याद रखेंगे चंद्रशेखर आजाद ने ही अपने आप को खुद गोली मार ली थी, ठीक है, याद रखेंगे। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? सोहन सिंह, याद रखेंगे गदर पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष थे। कब बनाए गए थे? 1913 में, ठीक है ना। याद रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे पॉइंट कहता है 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे गदर पार्टी के मुख्यालय बनाया गया था 1913 में। याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे अगले पॉइंट में कहते हैं किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? याद रखेंगे दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर ने गोली मार के हत्या कर दी थी, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आगे बनता है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो याद रखेंगे हेनरी विवियन डिरेजियो, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, डी क्यों नहीं, हेनरी विवियन डिरेजियो होता है। युवा बंगाल आंदोलन को शुरुआत किया था इसी ने, हेनरी विवियन डिरेजियो ने। आगे पॉइंट कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1924 में किया गया था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे गदर पार्टी के सह संस्थापक थे हरदयाल। हरदयाल, याद रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो कि दिल्ली में है। आगे पॉइंट कहता है कौन काकोरी कांड यानी काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? तो याद रखेंगे अशफाक उल्लाह खान, ये थे काकोरी कांड के एक संचालनकर्ता, नाम याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो याद रखेंगे उधम सिंह ने की थी, सरदार उधम सिंह ने। जो जनरल ओ डायर था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, इसलिए उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 40 साल बाद उसको विदेश में जाके गोली मार दी थी। आगे पॉइंट कहता है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? तो याद रखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्हीं के साथ जुड़े थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। आगे पॉइंट में कहते हैं बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो याद रखेंगे अनुशीलन समिति ने ही क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, बरिंद्र कुमार घोष। आगे कहता है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की किस लिए दी गई थी? तो याद रखेंगे काकोरी कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को ही फांसी दी गई थी। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो याद रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, जो 1920 में नदी में एक क्रांतिकारी पंडित हरिशंकर उपनाम का इस्तेमाल करके एक शिविर स्थापित की थी, और उसी ने ही एक गोली मार ली थी इलाहाबाद में अपने आप को, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो याद रखेंगे नाना साहब जी थे, वो इसका सदस्य नहीं थे, नाना साहब जी। आगे पॉइंट में कहते हैं
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे भगत सिंह के द्वारा की गई थी। भगत सिंह के द्वारा ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। आगे पॉइंट में है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, जो पुलिस के लाठीचार्ज में ही उनकी मौत हो गई थी। आगे, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे? तो याद रखेंगे बटुकेश्वर दत्त, उनके साथ वो भी साथ में इस कांड में शामिल थे, इसलिए सभी को साथ में फांसी दी गई थी। आगे आगे पॉइंट कहता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए आरोप में फांसी दी गई थी? याद रखेंगे जेपी सैंडर्स की इसने हत्या कर दी थी। आगे पॉइंट कहता है, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही अरुणा आसिफ अली ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया गया था। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब याद रखेंगे एग्जाम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। आगे पॉइंट्स कहता है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो याद रखेंगे खुद को गोली किसने मारी थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में। स्वतंत्रता सेनानी जो भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो सन 1931 में फांसी दी गई थी, और उसी दिन गांधी इरविन का समझौता हुआ था और कराची अधिवेशन भी हुआ था। याद रखेंगे डेट 1931। आगे पॉइंट कहता है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो याद रखेंगे मैडम भिखाजी कामा ने ही 1907 में सबसे पहले अपना झंडा लहराया था, जिसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम। आगे पॉइंट कहता है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी अभिनव भारत समाज की स्थापना। आगे पॉइंट में है, किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनको चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। आगे है कोमागाटा मारू घटना। याद रखेंगे कोमागाटा मारू घटना जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, कोमागाटा मारू घटना। आगे पॉइंट कहता है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो याद रखेंगे ईदुलाल याग्निक। ईदुलाल याग्निक नहीं, चोरी छिपे उसको ब्रिटिश भारत में लाया था। आगे क्वेश्चन कहता है, काकोरी ट्रेन डकैती में किस वर्ष हुई थी? तो 1925 में हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। ठीक है ना, काकोरी कांड 1925 में हुई थी। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृति में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू का सबसे पहले आता है नाम। सरोजिनी नायडू ही है जो स्वतंत्रता के लड़ने के लिए औरतों को उजागर किया था, और इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। आगे पॉइंट कहता है, किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो याद रखेंगे प्रीतिलता वाईदार जो है वो चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। आगे पॉइंट कहता है, वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दी थी? याद रखेंगे खुदीराम बोस। इन्हीं को 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी। आगे पॉइंट कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो याद रखेंगे हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्थान, ये भारत के बाहर में नहीं की गई थी। आगे पॉइंट कहता है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? याद रखेंगे वी.डी. सावरकर ने ही जेल की दीवारों पर ही अपना एक महाकाव्य लिख दिया था, वी.डी. सावरकर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे आधुनिक भारत से रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। रॉलेट एक्ट से पूछे जाने वाले प्रश्न। रॉलेट एक्ट में कहता है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे 1919, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में किसे शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, मतलब नो दलील नो वकील। ठीक है ना,
पॉइंट में कहता है न दलील न वकील न अपील टिप्पणी किससे संबंधित है, तो रॉलेट एक्ट। याद रखेंगे, नो वकील नो दलील, इसीलिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। आगे आगे पॉइंट में कहता है महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया गया था, तो याद रखेंगे 1919 में किया गया था। आगे पॉइंट में है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी। आगे रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा एक उपाय अपनाया गया था, तो याद रखेंगे मुकदमे के बिना कार्रवाई, मतलब कि नो दलील नो वकील, यही था रॉलेट एक्ट। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में ही हुई थी, 1919 में हुई जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था, तो याद रखेंगे इस घटना के बाद हंटर कमेटी बनाई गई थी इस घटना की जांच के लिए, ठीक है ना, हंटर आयोग। आगे पॉइंट कहता है किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया गया था, तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट के लिए ही जालियांवाला बाग में अमृतसर में सभी को एक साथ मौजूद किया गया था। आगे आगे पॉइंट कहता है गांधी जी का जो रॉलेट एक्ट है के खिलाफ अभियान प्रेस और ब्रिटिश सेंसरशिप और पैसे के बिना नजरबंदी में जवाब में था। याद रखेंगे गांधी जी का ही रॉलेट एक्ट था। आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था, तो याद रखेंगे केसर ई हिंद जो उनको मिला था महात्मा गांधी जी को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने केसर ई हिंद को वापस लौटा दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक बड़ा हत्याकांड है, इसलिए महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि केसर ए हिंद वापस कर दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था, तो ये डेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, तो याद रखेंगे कर्नल रेजिनाल्ड डायर, इन्हीं को 40 साल बाद सरदार उधम सिंह ने मार दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट में कहता है किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो याद रखेंगे बैसाखी के दिन ये हत्याकांड किया गया था। आगे आगे हम लोग जानेंगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन क्या है, तो ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखेंगे 1922 में किया गया था चौरी चौरा कांड। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे, तो 1920 में ही असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे, याद रखेंगे 1920। आगे पॉइंट कहता है कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। कहाँ पे, नागपुर में, याद रखेंगे जगह। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो याद रखेंगे गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना हुई थी, ठीक है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, सारे के सारे ये याद करके जाएंगे। आगे आगे पॉइंट में कहते हैं कि चौरी चौरा को, सॉरी एक सेकेंड, ये ठीक है। पॉइंट कहता है चौरी चौरा को हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा घटना के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, तो याद रखेंगे 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आगे पॉइंट में कहता है अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, वो था जुलाई 1921 में, ठीक है ना। आगे पॉइंट में कहता है अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, तो वो था उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उन भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी,
याद रखेंगे। आगे कहता है 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने किया था असहयोग आंदोलन का नेतृत्व 1920 और 22 में। आगे पॉइंट में कहता है भारत में जो खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही था? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो वो था ब्रूमफील्ड। क्या था? न्यायमूर्ति बी.एन. ब्रूमफील्ड। आगे बढ़ते हैं स्वराज पार्टी की ओर। स्वराज पार्टी पॉइंट कहता है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन दोनों थे। ग्रुप डी में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी कौन? मोतीलाल और चित्तरंजन दास। आगे अगला पॉइंट में कहता है मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए वहम करते हुए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था और C.R. दास, चित्तरंजन दास ने भी। आगे महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में जानेंगे। गांधीवादी योजना जो 1944 में गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए ने प्रतिपादित किया था। कौन? थोमन नारायण अग्रवाल। ये थे गांधी जी की योजना 1944 में आर्थिक सोच की भावना के अपनाते हुए। आगे अगले पॉइंट में किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो मजदूर महासंघ की स्थापना की, जो भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का एक संघ था। अनुसुईया साराभाई ये नाम थे 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशंस में जो मजदूर महासंघ की स्थापना की थी। याद रखेंगे नाम अनुसुईया साराभाई। अगले पॉइंट में कहता है नमलीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने की थी। जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए जो नटल इंडियन वापसी कांग्रेस की स्थापना की थी वो महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट में कहता है दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो याद रखेंगे BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। आगे पॉइंट में कहता है चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो याद रखेंगे चंपारण आंदोलन जो था वो नील के जबरन खेती के विरोध में किया गया था, चंपारण आंदोलन। आगे पॉइंट में कहता है किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो याद रखेंगे बारदोली सत्याग्रह। ये 1928 में हुआ था। NTPC में पूछा गया है जिसका आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आगे है खेड़ा विद्रोह। जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोजन किस वर्ष किया गया था? तो खेड़ा विद्रोह याद रखेंगे 1918 में किया गया था। ठीक है ना। आगे पॉइंट में कहता है कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो याद रखेंगे पवनार जो था वो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। आगे पॉइंट में 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। वो था हिंद स्वराज। क्या था? हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक थी। आगे पॉइंट में कहता है इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन का प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो याद रखेंगे पीटर मैरिट्सबर्ग जो है उसमें गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया था। आगे पॉइंट में जानेंगे कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन था जो शांति की दृष्टि से नकारात्मक तथा हिंदू प्रभावी की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था। आगे अगले पॉइंट में कहता है 1915 में महात्मा गांधी के अस्थायी रूप से भारत कब लौटे थे? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अस्थायी रूप से भारत लौटे थे कब? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। आगे पॉइंट में कहता है किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो याद रखेंगे चंद्रदेव नेशन थे जो टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है। आगे पॉइंट कहता है महात्मा गांधी ने राजनीति में किसका अपना गुरु माना था? याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीति में अपना गुरु मानते थे। कौन? महात्मा गांधी। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन सा भारतीय राज्य में स्थित था? तो वो याद रखेंगे चंपारण जो था वो बिहार में स्थित है।
बिहार के राज्य में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है किस राज्य में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का सेक की तरह प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे अहमदाबाद में हुआ था ये हड़ताल 1918 में। आगे पॉइंट कहता है, एक सेकेंड, लास्ट में आगे पॉइंट कहता है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। कौन थे? मशहूर हिंसा, ये बिल्कुल भी शामिल नहीं था। और आगे आखिरी पॉइंट है वर्ष 1920 में और 1922 के बीच में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था। क्या था? विदेशी वस्तुओं की खरीदी। याद रखेंगे विदेशी वस्तुओं की खरीदी शामिल नहीं थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट जो कहता है वो चंपारण भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। ये जो सत्याग्रह था वो पहला सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी द्वारा। आगे बोलता है किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? याद रखेंगे उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। आगे पॉइंट कहता है चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे नील की खेती से संबंधित थे। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में किए गए सत्याग्रह की साक्षी था। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में किया गया था, किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। कब किया था? 1917 में। डेट्स सभी याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहते हैं कि शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां के आने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो लखनऊ शहर में ही गांधी जी को आमंत्रित किया गया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। बाकी आगे जाते हैं अगले पॉइंट में। महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, कब? जनवरी 1915 में वो भारत लौटे थे। आगे जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इन आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। बंगाल में जो जे एम सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। किसने? सेनगुप्ता जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक सत्याग्रह कहा जाता है। आगे जाते हैं। ये बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। ये ठीक है। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो याद रखेंगे दांडी यात्रा किया गया था। आगे पॉइंट कहते हैं महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर ही से प्रसिद्ध नमक मार्च मतलब वही यात्रा शुरू किया गया था दांडी गुजरात के लिए। किस जिले में है? तो नवसारी जिले में शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह। आगे जानते हैं किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा। आगे जानते हैं कौन सी कार्रवाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी थी? याद रखेंगे दांडी यात्रा ही वजह थी। दांडी मार्च गुजरात में नमक के खदानों तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा थी, ठीक है ना। आगे जानते हैं जो नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो 1930 तक किया गया था। किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो याद रखेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थे, जो सिर्फ पुरुषों तक सीमित न रहे, वो यही चाहते थे। उसके बाद ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी जी द्वारा आयोजन अहिंसक विरोधी दांडी यात्रा का समाप्त हो गया था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी यात्रा समाप्त कर दिया गया था। आगे पॉइंट में कहता है किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था? 12 मार्च 1930 को। समाप्त नहीं किया गया था, स्टार्टिंग किया गया था 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है 1930 में ही स्टार्टिंग किया गया था।
आगे पॉइंट में कहते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह को महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यानी यात्रा, जो नमक यात्रा थी, किस स्थान में शुरू की गई थी? साबरमती जगह है, साबरमती जगह में ये यात्रा शुरू की गई थी। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार के आदेश की संपूर्ण अवज्ञा था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तमिलनाडु में हुआ नमक जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे राजगोपालचारी ने किया था। आगे पॉइंट में कहता है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद 2 थम्स असाल्ट बक्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे अब्बास तैयब जी ने किया था गांधी जी के गिरफ्तार के बाद। आगे जानेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है वो भारत क्यों आया था, इसके बारे में भी। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन से भारत आया था 1928 में। 1928 यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? 3 आयोग में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, उसमें से कोई भी एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का नारा लगाया गया था जिसमें बोला गया था साइमन गो साइमन बैक। ठीक है ना। आगे पॉइंट में कहते हैं किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद के समरी साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो 1927 में किया गया था ये गठन। आगे बोलता है साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। आगे साइमन कमीशन में किसने भारतीय सदस्य थे? तो बिल्कुल भी 0 थे, एक भी नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए होता? तो ये साइमन कमीशन का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी मौत हो गई थी। 1 महीने तक वो बेड रेस्ट पे थे और 1 महीने बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी पुलिस के मारने से। आगे बढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानेंगे। जैसे कि कौन सी बात जो मार्च 1931 में हस्तक्षेप गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी को लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया गया था कराची अधिवेशन में। कब किया गया था? 1931 को, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वे थे सरोजिनी नायडू जी, और दोनों को पुणे के जेल में भी शिफ्ट कर दिया था। इन्हीं आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को एक साथ जेल में डाल दिया गया था जो कि पुणे में थे। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में कहता है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन में हुआ था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। अगला पॉइंट कहता है किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। आगे पॉइंट में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। एनटीपीसी में पूछा गया है रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि गोलमेज सम्मेलन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो नवंबर 1930 में ही शुरू हो गया था पहला गोलमेज सम्मेलन। आगे जानेंगे पूना एक्ट के बारे में क्यों हुआ था। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के को व्यवस्था को एक तहत उनके लिए सीटों की आरक्षण में बदल दिया जाता था, तो इसीलिए पूना समझौता किया गया था। आगे पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और याद रखेंगे गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था, उसी को पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता का संबंध किससे था? तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए था। आगे किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखेंगे 1932 को पूना समझौता किए गए थे महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में। आगे क्या जाता है पूना समझौते पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। आगे जानेंगे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जर्मनी के रेडियो सेवा के भाग में रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे 1942 में शुरू की गई थी आज़ाद हिंद फौज। आगे कटक किस राज्य के प्रख्यात से संबंधित है? याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आगे सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो याद रखेंगे 1938 और 1939, ये दोनों वर्ष सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे।
किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद के अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो याद रखेंगे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और कौन प्रसिद्ध सैगल दिल्ली शाह नवाज मुकदमों के बचाव के पक्ष में वकीलों में से एक था? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीनों आईएनए जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय जो वकील कौन था? तो वे था भोलाभाई देसाई। भोलाभाई देसाई जो था वो तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय में वकील थे। आगे है 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। याद रखेंगे, नाम भी इंपॉर्टेंट है और डेट भी। 1943 या फिर 1942 दोनों में से जो भी रहेगा आप टिक लगा दोगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आगे है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे मोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी की गठन। सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला पॉइंट में इंडियन नेशनल आर्मी में ब्रिटिश शासन में अंडमान और निकोबार द्वारा वापस लिया था और उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो ये देखेंगे शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। आगे इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। आगे पॉइंट में कहता है देश बंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे तिरुपुर कुमारन को किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो याद रखेंगे जानकी नाथ बोस जी थे। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर ऑफ इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे श्रीनिवास अयंगर थे। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन में भारत भेजा गया था? तो याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल, इनको भारत भेजा गया था। आगे जानेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन जो था, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो याद रखेंगे लेबर पार्टी जो था वो कैबिनेट मिशन के समय सत्ता में था। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें 3 सदस्य शामिल थे। ठीक है ना। आगे 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो संयुक्त प्रांत सबसे अधिकतम था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में ही भारत आया था। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन अगस्त में 1946 में भारत आया था। आगे जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था। जगह वर्धा थी। AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित किया गया था। याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने ही सबसे पहले तैयार किया था। आगे पॉइंट में कहता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई थी? तो ब्रिटिश को लेकर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे पॉइंट कहता है भारत छोड़ो का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। याद रखेंगे बॉम्बे का जो अधिवेशन हुआ था उसी में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन में किया गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट्स में कहता है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अगस्त के महीने में भी चालू किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो याद रखेंगे 8 अगस्त 2020 को 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे में करो या मरो साथ शुरुआत किया गया था। याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। डेट थी 1942। ठीक है ना, याद रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जानेंगे प्रांतीय चुनाव के बारे में। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप से जाना जाता है? तो याद रखेंगे सीधे कार्यवाही दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। आगे प्रांतीय चुनाव जो कि 1936 से लेकर 37 साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो याद रखेंगे यूनिवर्सलिस्ट पार्टी के द्वारा। आगे माउंटबेटन योजना के बारे में जानेंगे। माउंटबेटन योजना जो 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो वे थे क्लेमेंट एटली, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो वो था भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वे थे कलकत्ता में थे जब देश आज़ाद हुआ था। आगे है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख में की गई थी? तो याद रखेंगे 3 जून 1947 को ही भारत में बंटवारे की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो याद रखेंगे आधी रात का समय था। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार 1946 को ही सहमत हो गई थी आज़ादी करने के लिए। आगे, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बन गया था? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 का ही एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य बन गया था। आगे है, भारत का संवैधानिक विकास। बंगाल राज्यबंदी अधिनियम बंगाल विनियमन जो तृतीय को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1818 में पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? तो याद रखेंगे विनियम अधिनियम जो 1773 में लागू किया गया था। ग्रुप डी में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया था। तो याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वह था 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को जो चार्टर अधिनियम में भी जाना जाता है, याद रखेंगे। आगे है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दासता के एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 में लागू किया गया था। आगे पढ़ने में कहता है, किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाने तय किया गया था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ठीक है ना। आगे याद रखेंगे, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1726 में की गई थी, ठीक है ना। आगे पॉइंट में कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जिसमें कई सुधार शामिल थे विधि में किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित हुआ था? तो याद रखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया था। आगे पॉइंट में कहता है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वे थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा, याद रखेंगे नाम इंपॉर्टेंट है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले सबसे पहले भारतीय थे कौन? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की गई थी? तो वो थी 1909 में। ये डेट याद रखेंगे, 1909 में ही स्वीकृति प्रदान की गई थी। आगे है, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया गया था? तो वे थे मार्लो मिंटो सुधार। ओके, आगे बढ़ता है, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में किस पर आधारित थी? तो वे थी एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत में। आगे पॉइंट में कहता है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वह था 1859 को ही लागू किया गया था। आगे पॉइंट में है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो वो था कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में किया गया था। आगे, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो याद रखेंगे 1935 का अधिनियम था वो। आगे है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों के नियमित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो वो था विनियम अधिनियम 1773, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में कहता है, अंग्रेजों ने जो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो वे थे 1892 को ही प्रारंभ की गई थी। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1918 में ही प्रकाशित हुई थी। आगे जानेंगे गवर्नर जनरल और उनके वायसराय के बारे में। हड़प नीति, पहला पॉइंट कहता है हड़प नीति वेबगत का जो सिद्धांत वो किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था। आगे, लॉर्ड मैकेंजी को किस वर्ष 1815 में, याद रखेंगे कॉलिन मैकेंजी को वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। नाम याद रखेंगे कॉलिन मैकेंजी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा एडविन मॉन्टेग्यू सिफारिश पर पारित किया गया था। किसके द्वारा? एडविन मॉन्टेग्यू। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, किसने 1851 यानी 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? याद रखेंगे वो वायसराय था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आगे, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो याद रखेंगे 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड
सॉरी लॉर्ड डलहौजी काम किए थे। आगे है, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे है, कौन भारत के अंतिम वायसराय, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों में सृजन की पहल की थी? तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन ने की थी। आगे पॉइंट में कहता है वेब गत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने की थी। आगे पॉइंट में किसने हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी ने, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति को तैयार किया था। तो क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने ही ये किया था। हड़प नीति से रिलेटेड लॉर्ड डलहौजी को ही जाना जाता है। आगे पॉइंट में कहता है भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1898 में ही वायसराय की उपाधि दी गई थी। आगे पॉइंट में भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। आगे पॉइंट में है उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट नामक नीति का आरंभ किया था। वे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। आगे पॉइंट कहता है कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वे थे सती प्रथा का प्रतिरोध किया गया था। आगे पॉइंट में कहता है भारत का वायसराय कौन बना था? सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वे थे रॉबर्ट क्लाइव। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। आगे 1848 से लेकर 56 के बीच में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे लॉर्ड डलहौजी, जो भारतीय रेल के जनक भी थे। इनके कार्यकाल में ही रेल चली थी, जनक नहीं थे। किस भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे चार्ल्स कॉर्नवालिस। आगे लॉर्ड क्लाइव द्वारा इंग्लैंड में अंततः कब लौटा गया था? तो 1767 में ही लौटा दिया गया था। ठीक है। आगे पॉइंट में कहता है भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों में सृजन की पहल की थी? तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन द्वारा। आगे सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सैनिक विद्रोह के दौरान था लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय में वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग था। आगे पॉइंट में कहता है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़ा सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी, याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आगे पॉइंट में कहता है 1781 में भारत के पहले गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानूनों के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की थी, वो कहाँ थी? कलकत्ता में। ग्रुप डी तीनों जगह पूछा गया रिपीट करके 1781 में। आगे पॉइंट में जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वे थे लॉर्ड डफरिन। जेई में पूछा गया, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में किसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखेंगे थॉमस बैबिंगटन मैकाले, ये थे जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शामिल थे। आगे किसे अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके कथन नारा उपाधियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। किसे देशबंधु के रूप में बाद में किया जाता है, जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? वे थे चित्तरंजन दास। आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? तो याद रखेंगे BR अम्बेडकर ही जाना जाता है। वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दर्शनशाला पाया और बाद में दीनबंधु के नाम से भी जाना जाने लगा? तो वे थे CF एंड्रयूज, इन्हें ही दीनबंधु के नाम से ही जाना जाने लगा। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफर खान को ही बादशाह खान कहा जाता था। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया गया था? तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का एक संप्रबद्ध घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों द्वारा जिम्मेदार उपजाई गई थी, यह किसका कथन था? तो महात्मा गांधी द्वारा ये कथन कहा गया था। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता में से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो क्या था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये। आगे एक नारा है
जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जिसे निक नेम में लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे ने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। कथन किसका है? यह महात्मा गांधी का है, याद रखेंगे। और किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे दादा भाई नारोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। आगे पॉइंट कहता है किसे भारत के लौह पुरुष के रूप से जाना जाता था? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत के आयरन मैन यानी लौह पुरुष भी कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बार उन्हें वल्लभ भाई को सरदार कहा था। आगे पॉइंट में कहता है जवाहरलाल नेहरू ने किसके विभाजन पर कहा हमारे जीवन में रोशनी चली गई? तो महात्मा गांधी ने ही कहा था, महात्मा गांधी के निधन के द्वारा। कब कहा था? जब उनका निधन हो गया था 1948 में, और जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। आगे पॉइंट में कहता है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो याद रखेंगे 1922 में जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। आगे पॉइंट कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप से जाना जाता है? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के रूप में भी जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, जो जन गण मन लिखे हैं। आगे पॉइंट में कहता है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था? तो याद रखेंगे चित्तरंजन दास। एनटीपीसी में पूछा गया है, चित्तरंजन दास को ही स्वतंत्रता सेनानी में देशबंधु के रूप में जाना जाता था। किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता था। सारे जहाँ से अच्छा गाने के बोल किसने लिखा था? तो याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाने के बोल लिखे थे मोहम्मद इकबाल ने। जेई में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है स्वराज इन माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन था? यह था बाल गंगाधर तिलक का कथन था। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे बांधों को, पहले बांधों की पूजा होती है इसलिए उन्हें आधुनिक मंदिरों के दर्जा दिया गया था। आगे पॉइंट में कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे पॉइंट में कहता है गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग की गई थी? तो केसर ए हिंद। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तब गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने ही दी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तब उसने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी, याद रखेंगे। और आगे पॉइंट कहता है सहिष्णुता के अभ्यास से उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसके कहे थे? तो याद रखेंगे दलाई लामा। दलाई लामा ने ही कहा था कि उसके दुश्मन ही उसके सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। आगे पढ़ने कहता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट में कहता है ब्रिटिशकालीन प्रमुख इमारत। ब्रिटिशकालीन प्रमुख इमारत जो अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? तो याद रखेंगे आसिफ उद्दौला ने ही लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किया था। आगे पॉइंट में कहता है 1971 से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड के रूप में प्रज्वलित है। आगे है दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखेंगे एडविन लुटियंस ने ही तैयार किया था इंडिया गेट का डिज़ाइन। आगे है भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार्सेनिक शैली में बनवाया गया था, याद रखेंगे। आगे है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण करवाया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है, और इस इमारत का नाम बताइए, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है ना। आगे बढ़ते प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरियन मेमोरियल जो थे वो पश्चिम बंगाल में है। आगे किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था? तो याद रखेंगे जॉर्ज विटेट ने ये गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था। आगे पॉइंट में कहता है
विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में किया गया था। आगे पॉइंट में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव नई दिल्ली में ही किया गया था। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गोविंदपुर गांव का उजाड़ा गया था। ठीक है ना। आगे है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार किया गया था। नई दिल्ली में जो संसद भवन को बनाया गया था तब। आगे है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो 1921 से लेकर 1927 के बीच में दिल्ली में संसद भवन का निर्माण कराया गया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद वाला जो भारत था वो कैसे बना था? बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें मानेक शाह को लीडर बनाया गया था हमारे भारत की ओर से, जिसमें 2500 लोगों की मौत हो गई थी पाकिस्तान से, तब जाके बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, अपना एक स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश बनाया गया था। कब? 1971 में। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई सिंधु जल संधि जो किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो वे थे कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। आगे है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो कारगिल की जो लड़ाई थी 1999 में, उसमें ऑपरेशन विजय से संबंधित है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है, अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष में किया गया था? तो वो किया गया था 1995 में। ठीक है ना। 1985 का जो असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच में हस्ताक्षरित समझौता हुआ था। आगे, शिमला समझौता जो कि 1972 में किनके द्वारा हस्ताक्षर पर किए गए थे? तो याद रखेंगे, इंदिरा गांधी और जेटी भट्टो द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 1972 में। आगे पॉइंट कहता है, भारत की जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो गोवा राज्य बना था वो पुर्तगाली राज्य बना था। पहले पुर्तगाली राज्य था। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले गोवा में ही पुर्तगाली भारत आए थे, भारत में राज करने के लिए और व्यवसाय करने के लिए। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा LOC जो कारगिल था, कब परिवर्तित किया गया था? तो याद रखेंगे 1972 में। इसी में शिमला समझौता किया गया था और इससे पहले भारत बांग्लादेश आज़ाद कर दिया गया था। आगे, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो याद रखें, पाकिस्तान से उसको आज़ाद किया गया था। पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश 1971 में। आगे, दक्षिण भारत में कई राजवंशों जैसे कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो याद रखेंगे, तमिल भाषा में की गई थी। उसके बाद द्वार समुद्र जो होयसल साम्राज्य की ये राजधानी थी। चौल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि जो सालाभोग कहा जाता था, याद रखेंगे। आगे है, पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी बन गई थी, जिसे पल्लव की राजधानी कहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो चालुक्य वंश का था पुलकेशिन द्वितीय। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। किस राजवंश में दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए गए थे? तो वे थे चोल वंश। सारे के सारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक में भी लिखा करते थे? तो वे थे राजा महेंद्र वर्मन संस्कृत में नाटक लिखा करते थे। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो याद रखें, करिकाल को सबसे महान माना जाता है। आगे, पांड्या ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी पांड्या ने। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। आगे पॉइंट्स कहता है, कांची जो पल्लव की राजधानी थी, किसे भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के हिस्सों को कुछ जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? और राजेंद्र चौल ही था जो भारतीय राजा के एशिया के कुछ हिस्से जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रारंभिक चरवंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। कौन से चौल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजा राज ने ही मालदीव में जीत हासिल की थी। आगे, चौल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखेंगे, राजा राजेंद्र चौल तृतीय थे, जो राजवंश शासक के अंतिम शासक थे। चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने, इन्हीं ने राजा हर्ष को हराया था। आगे, भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन कैसे हुआ था? औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो हुई थी बंगाल में हुई थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में ही खोला गया था? आगे,
आगे पॉइंट कहता है बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था? तो वे थे गुजरात, सूरत में। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो ये था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि भारत आना चाहता था और गलती से अमेरिका पहुंच गया था। और पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1580 में ही गोवा पर कब्जा कर लिया गया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में हुई थी? तो 1961 में ही पुर्तगालियों से आज़ाद कर दिया गया था। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने खोज की थी। ठीक है ना। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में भारत का शासक कौन था? तो वह था अकबर था। और जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब भारत पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। याद रखेंगे, फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। आगे पॉइंट कहता है कब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित की गई थी, लेकिन अंत में यह रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार की समिति हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किस में बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो याद रखेंगे सूती और रेशम कपड़ों का। आगे भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीय के बीच में युद्ध लड़े गए थे, परंतु युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था वो था एंग्लो बांग्ला। ठीक है ना। आगे 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किसने किले का निर्माण कराया गया था? तो यह था सेंट एंजेलो फोर्ट। आगे है भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। फोर्ट विलियम वास्को डी गामा जो 1998 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला बार कदम रखने वाला पहला यूरोपीय बना था 1498 में। वास्को डी गामा जो सबसे पहले कारिकल में आया था, जो कि केरल तट पे है। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी जो एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया था। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली पर राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वे थे गोवा मुक्ति आंदोलन में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉर्ज कंपनी, एक सेकेंड, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, ये सही है। आगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉर्ज कंपनी नाम से भी जाना जाता था, जॉन कंपनी। और अंग्रेजी ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने खुद के ये भारत के दौरान 1600 से 1612 तक दौरान स्थापित कर लिया था। भारत में अंग्रेजी द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो वह था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट सबसे पहला अंग्रेजी द्वारा निर्मित किया गया था एक पहला किला। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में दिया गया था। भारतीय शहर को उस कार के स्वरूप में माना गया था, जैसे कि मुंबई शहर। आगे है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते में भारत कहाँ पे आया था? तो केरल में आया था। याद रखेंगे, केरल के तट पर ही सबसे पहले वास्को डी गामा भारत पर कदम रखा था 1498 में। आगे पॉइंट में कहता है यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो वे थे कालीकट में पहुंचे थे। पुर्तगाली व्यापारी सेना के गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में कदम रखे थे? तो 16वीं सदी में, जो 1610 ईस्वी में, उसी में सबसे पहले कदम रखे थे। आगे भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में की गई थी। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाह 23 के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा गया था। आगे पॉइंट कहता है अंग्रेजों में भारत में क्षेत्रों को प्रांतों को विभाजित किया गया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। आगे महारानी एलिजाबेथ द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो 1600 ईस्वी में किया गया था। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में। आगे महात्मा गांधी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उससे रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम देखेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। उनका जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के बचपन का नाम था मनु या फिर मोनिया। गांधी जी के पिता थे करमचंद गांधी। गांधी जी के माता का नाम था पुतलीबाई और गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी का पहला साप्ताहिक प्रकाशन इंडियन ओपिनियन था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के आध्यात्मिक शिक्षक थे लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे विनोबा भावे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ट्रांसवाल।
आगे बढ़ते हैं। आगे थे गांधी जी का पहला सत्याग्रह का कारण था एस्थेटिक ऑर्डिनेंस, और गांधी जी को पहली बार जेल हुई थी जोहान्सबर्ग में, और गांधी जी के भारत वापसी हुई थी 9 जनवरी 1915 को। सब गांधी जी के बारे में सारे के सारे रिलेटेड याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे गांधी जी की पहली पुस्तक थी हिंद स्वराज। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण था। चंपारण सत्याग्रह का कारण था नील किसानों के लिए। और गांधी जी का पहला उपवास सत्याग्रह था अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। रॉलेट एक्ट के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध हुए थे गांधी जी। और गांधी जी द्वारा किया गया संगठन चरखा संघ था। ऐतिहासिक नामक मार्च था साबरमती आश्रम में दांडी तक। दांडी मार्च में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की संख्या 78 थी। गांधी इरविन समझौता हुई थी 5 मार्च 1931 को। पुनः समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहला व्यक्ति चुनाव विनोबा भावे थी, और गांधी फिल्म थी 1982 में। फिल्म गांधी के निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो, और गांधी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता थे बेन किंग्सले। गांधी को महात्मा गांधी कब कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा? उन्हीं के द्वारा कहा गया था। टैगोर को गुरुदेव कहा गया था गांधी के जीवन के द्वारा। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया था गांधी जी द्वारा। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी ने पहला राष्ट्रवादी सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में किया था। गांधी जी यंग इंडिया के संपादक बने थे 1919 में। गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगाम सत्र में 1924 में बने थे। गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी की दांडी मार्च 12 मार्च 1923 को किया गया था। दांडी मार्च 5 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर पहुंचा गया था। टाइम मैगजीन ने गांधी जी को 1930 में वर्ष तक व्यक्ति चुना था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में, और गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दिया 1934 में, और गांधी जी ने सेवा ग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा 1936 में की थी। फिर गांधी जी को पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था 1937 में। ठीक है ना। समय रेखा को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आज के सेशन से हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा पूरा का पूरा आधुनिक भारत। समय रेखा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।